बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के एक जमींदार थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उन्हीं ने बनवाया था। कहते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर हाथी झूमा करता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस ने ले ली है। इसके शरीर में सभी अस्थिपंजर ढीले हो चुके हैं, लेकिन वह दूध बहुत देती है, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर खड़ा ही रहता है। बेनी माधव सिंह अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा वकीलों को दान कर चुके हैं। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं थी। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ था और वह अब एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटे लड़के का नाम लाल बिहारी था। वो भैंस का 2 सेर दूध अकेले ही पी जाता था, इसलिए वो हष्ट पुष्ट था। लेकिन बड़ा बेटा इसके विपरीत एकदम दुबला पतला था। बेनी माधव सिंह अंग्रेजी सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ थे। वह उसकी निंदा किया करते थे। अपने गांव में उनकी बड़ी इज्जत और सम्मान था। वह दशहरे के दिन रामलीला में सम्मिलित होते और किसी न किसी पार्ट में भागीदारी निभाते। वह प्राचीन हिंदू सभ्यता का बड़ा सम्मान करते और उसका प्रचार भी करते। आजकल की स्त्रियां परिवार में मिलजुल कर रहने को हानिकारक समझती थी। यही कारण था कि गांव की कुछ स्त्रियां उन्हें अपना शत्रु भी समझने लगी। खुद उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं था कि उनकी अपने सास ससुर से बनती नहीं थी, बल्कि उनका मानना था कि परिवार में आए दिन कलह हो, उससे तो अलग हो जाना ही ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग ही पका ली जाए। आनंदी एक बड़े घर की बेटी थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उनका एक विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते और भी बहुत कुछ था। उनके पिता का नाम भूप सिंह था और वे बड़े उदार व्यक्ति थे। उनके दुर्भाग्य से एक भी लड़का नहीं था, 7 लड़कियां थी। आनंदी चौथे नंबर की लड़की थी। वह अपनी बहनों से कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी और गुणवान भी थी, इसलिए ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। एक दिन श्रीकंठ उसके पास आया किसी चंदे के रुपए मांगने। भूप सिंह उनके स्वभाव से रीझ गया और उसने श्रीकांत और आनंदी की शादी करवा दी। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। उसने देखा कि यहाँ पर हाथी घोड़े तो क्या बैलगाड़ी तक नहीं थी, न ही मकान में खिड़कियाँ थी, न ही पक्का फर्श। लेकिन उसने अपने इस नए घर को बहुत जल्दी ही अपना लिया। एक दिन दोपहर का समय था जब लाल बिहारी 2 चिड़िया को लेकर घर आया और अपनी भावत से बोला, जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर हटी थी, लेकिन अब वह नया व्यंजन बनाने में लग गई। हांडी में देखा घी पाव भरी था। उसने पूरा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी जब खाने बैठा तो देखा दाल में घी नहीं था और बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में डाल दिया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही घी रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। लाल बहादुर सिंह ताव में आकर बोला, तुम्हारे मायके में तो घी की नदियाँ बहती होंगी। स्त्री गलती सह लेती है, मार भी सह लेती है, मगर अपने मायके की निंदा नहीं सहती। आनंदी मुंह फेर के बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तेरी जीभ पकड़कर खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया और बोली, वह होते तो आज इसको मजा चखाते। लाल बहादुर की पत्नी एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता वह उस पर हाथ उठाता। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिनके गुमान पर तू फूली हुई है उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्तों की भांति कांपती हुए अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। अपने पति के बल पर ही पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोक भवन में बैठी रही, न कुछ खाया न कुछ पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह घर पर आया और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगा। यह वार्तालाप रात 10 बजे तक चली। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझाइए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने अपने बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं होता, मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम कोई छोटे घर के बेटे नहीं हैं।
श्रीकंठ को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह लाल बिहारी को डांटने लगता है। लाल बिहारी भी इससे नाराज होकर अपने भाई से बदतमीजी से बात करने लगता है। अब बेनी माधव सिंह भी गर्मा गए, ऐसी बातें सुन न सके और बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी गलती हो जाए तो तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते। श्रीकांत बोला, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। श्रीकंठ बोलता है कि अब मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह बोला, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भी हुआ, उससे जो भी भूल हुई है उसे तुम बड़ा होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ कहता है, नहीं, अब मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। अब या तो वो इस घर में रहेगा या फिर मैं। लाल बिहारी गेट के पीछे खड़ा होकर यह सब बातें सुन रहा था। लाल बिहारी रोता हुआ आता है और आनंदी को बोलता है, भाभी, भैया ने निश्चय कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते। अब वह मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। यह कहकर लाल बिहारी चला जाता है। आनंदी स्वभाव से दयावान थी, इसलिए उसे अब लाल बिहारी के ऊपर दया आने लगती है। जब लाल बिहारी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि अब मैं जाता हूँ, तो आनंदी रोने लगती है। आनंदी अपने पति से कहती है कि लाल बहादुर बाहर खड़े होकर रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूँ? आनंदी कहती है कि उन्हें भीतर बुला लो। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी लाल बिहारी के हाथ को पकड़कर उसे घर के अंदर ले आती है। लाल बिहारी कहता है कि मुझे जाने दो। आनंदी, मैं नहीं जाने दूंगी। लाल बिहारी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी कहती है, तुम्हें मेरी सौगंध, आगे एक पैर भी नहीं बढ़ाना। लाल बिहारी कहता है, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में नहीं आऊँगा। आनंदी कहती है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई भी मैल नहीं है। यह बात सुनकर श्रीकांत का मन भी पिघल गया और वह बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लेता है। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोते हैं। बेनी माधव सिंह बाहर आते हैं और दोनों भाइयों को गले मिलते देख बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं।